एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ दिल्ली पुलिस 2025 के जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 4 है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है। तो प्लीज गाइज आप सभी इसका नोट जरूर बनाइएगा एंड कोशिश करिएगा रिविजन करने का। नोट बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिविजन करना। तो रिवीजन करिए और अपने अपना सिलेक्शन लीजिए, जितना ज्यादा हो सके चीजों को क्लियर आउट करिए और अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है। तो यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। यहाँ पे तो पहला प्रश्न बन जाता है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन बोल रहा है कि इंदिरा पॉइंट जो है ये कौन से द्वीप पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करोगे तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे ये कौन से ये जो है किसके किनारे गए, तो याद रखिएगा ये इंदिरा पॉइंट जो है ये आपके हिंद महासागर के किनारे, ठीक है ना। तो ये कौन से महासागर के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा ये हिंद महासागर के किनारे स्थित है। हिंद महासागर के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये तो यहाँ पे आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, जो कि मैं रेड कलर से लिख देती हूँ। याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है ना। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, जो कि ये कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जो है पुराना नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट का जो है पुराना नाम क्या है। बाद में इंदिरा गांधी के नाम पर ये इसे रखा गया था। तो इसका पुराना नाम है पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है ना। पिगमेलियन पिगमेलियन पॉइंट। उसके बाद जो इनका इसका नाम रखा गया इंदिरा पॉइंट, ये याद रख लीजिएगा किन के नाम पे है, तो ये इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। इंदिरा गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर क्या पड़ा था, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट रखा गया था, ठीक है। पॉइंट नाम रखा गया। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका इंदिरा पॉइंट जो है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से ये है कितने डिग्री के उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, तो याद रखिएगा 6 पॉइंट, भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो 6.45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। तो ये किसके बारे में हो गया, ये इंदिरा पॉइंट के बारे में हो गया, जो कि जितना भी पॉइंट था ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है याद रखिएगा कि जो इंदिरा पॉइंट में जो है एक बार सुनामी आया था, 2004 में एक सुनामी आया था, जिसके बाद जो है इंदिरा पॉइंट का जो है ये जो पॉइंट था ना, ये इसका जो है थोड़ा सा जो है ये नीचे धंस गया, यानी कि थोड़ा सा डूब गया हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये तो सबसे दक्षिणी छोर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है। भारत का सबसे भारत का सबसे उत्तरी स्थल, ठीक है।
तो भारत का सबसे उत्तरी स्थल अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल, ठीक है ना। वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंदिरा कॉल। तो यहाँ पे बहुत लोग इंदिरा पॉइंट और कॉल में डिफरेंस नहीं समझ पाते और एग्जाम में उनको दिक्कत होता है। तो ये याद रखिएगा, कॉल और पॉइंट जो है ये यहाँ पे आपको इसका याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा इसकी, ये जो है भारत का सबसे उत्तरी स्थल है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो है ये कहाँ पे है। तो याद रखिएगा ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है, ठीक है ना। ये जो इंदिरा कॉल जो है ये कहाँ पे है गाइस, तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर के पास है। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये भारत का सबसे उत्तरी स्थल। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी स्थल, ठीक है। तो भारत का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है guys? तो ये याद रखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी स्थल है किबीथू, ठीक है ना। कौन सी स्थल है, किबीथू। ये कौन से स्थान पर है, तो ये जो किबीथू जो है याद रखिएगा ये कौन से स्थान पे है? ये है आपके ओंजा जिला में, जो कि ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। और अगर पूछा जाए कि जो भारत का सबसे पूर्वी स्थल है ये कौन सी सीमा बनाता है, कौन सी सीमा पर स्थित है guys? तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये भारत चीन सीमा के पास है, ठीक है ना। ये कौन सी सीमा के पास है, भारत चीन सीमा के पास है, भारत चीन सीमा के पास है। तो ये हो गया, यहाँ पे मैं आपको तीन बता चुकी हूँ। एक आपका जो है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और किबिथु। एक लास्ट आपका बचेगा कौन सा है, ये पूर्वी है, यानी कि जो है ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका जो है नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो अब आपका बच गया वेस्ट वाला, ठीक है ना। तो वेस्ट यानी कि पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा गुहार मोठी, ठीक है ना। तो भारत का सबसे पश्चिमी स्थल, भारत का सबसे, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, भारत का सबसे पश्चिमी स्थल। तो भारत का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा भारत का सबसे पश्चिमी स्थल हो गया आपका गुहार मोटी, ठीक है ना। कौन सा स्थल हो गया, गुहार मोटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से गुजरती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है, आर्कटिक महासागर से गुजरती है, या फिर हिंद महासागर से गुजरती है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में अगर हम बात करें, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि ये कितने डिग्री जो है ये रेखा जो होती है ये कितने देशांतर रेखा के पास स्थित होती है। तो याद रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये रेखा जो होती है वो 180 डिग्री, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। 180 डिग्री देशांतर रेखा के पास स्थित होती है, ठीक है ना। 180 डिग्री देशांतर रेखा के पास स्थित होती है, देशांतर रेखा के पास स्थित होती है। इसके बाद याद रखिएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, याद रखिएगा ये ग्रीनविच रेखा जो होती है ना, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन की जो है ये ठीक विपरीत होती है, ठीक है ना। तो प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच रेखा की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये जो है इसके ठीक विपरीत होती है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा के ठीक विपरीत,
ठीक विपरीत होता है। ठीक है। और कहीं-कहीं पे ये ना जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, कहीं-कहीं पे ये ज़िगज़ैग होती है, ठीक है ना? इसलिए होती है ताकि इसके डेट को मिलाने के लिए जो होता है, ये जो है ज़िगज़ैग होता है ताकि ये जो है सही तरीके से जो होता है वो तिथि में इसे रखा जा सके, इसलिए कहीं-कहीं पे ये ज़िगज़ैग होती है। इसके अलावा आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, अगर आप इस रेखा के जो है पश्चिम की ओर को पार करते हैं तो तारीख के जो है 1 दिन आगे हो जाती है और अगर आप पूर्व की ओर पार करते हैं तो तारीख के 1 दिन पीछे चलती है, ठीक है ना? ये रेखा की अगर मैं बात करूँ जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह रेखा की ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। यह रेखा के जो है आपको याद रखना है, यह रेखा के पश्चिम की ओर को पार करते हैं, ठीक है ना? यह रेखा के पश्चिम की ओर को अगर हम पार करते हैं पश्चिम की ओर पार करते हैं, पश्चिम की ओर पार करते हैं तो इससे क्या बदलता है? पश्चिम की ओर पार करते हैं तो इससे जो है आपकी तारीख 1 दिन जो है वो आगे हो जाती है। तारीख जो है वो क्या होती है? 1 दिन आगे हो जाती है। तारीख 1 दिन आगे हो जाती है। ठीक है, तो ये पश्चिम की ओर पार करने पे तारीख 1 दिन आगे हो जाती है और यही अगर आपको बोला जाए कि पूर्व की ओर जो पार करने से ये क्या होता है? पूर्व की ओर पार करने से तो पूर्व की ओर पार करने से क्या होता है? जो तारीख होती है ना वो मतलब कि 1 दिन पीछे हो जाती है, ठीक है ना? तो तारीख क्या होती है? पीछे हो जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर पार करने से क्या बदलती है? यानी कि इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो 1 दिन ये आगे हो जाती है, हमेशा याद रखिएगा और तारीख जो है ये 1 दिन पीछे हो जाती है, पीछे हो जाती है। ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं आपके प्रशांत महासागर के बारे में, ठीक है? तो प्रशांत महासागर के बारे में याद रखिएगा कि इसकी जो है या पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर अगर पूछा जाए तो वो कौन-सा है? आपका पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर और सबसे गहरा महासागर। ठीक है। उसके बाद जो है ये सबसे गहरा तो आपको इसकी गहराई पता करना पड़ेगा तो इसकी गहराई जो है याद रखिएगा गहराई जो इसकी है वो कितनी है गाइस तो याद रखिएगा इसकी गहराई है 4000 मीटर। ठीक है। इसकी गहराई कौन सा है कितना है 4000 ठीक है। और पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर का जो है सबसे गहरा स्थान कौन सा है तो इसका गहरा स्थान अगर पूछा जाए प्रशांत महासागर का अगर आपसे गहरा स्थान पूछा जाए कि गहरा स्थान कौन सा है तो वो होता है मेरियाना ट्रंच। ठीक है ना गहरा स्थान कौन सा है मेरियाना 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 ट्रेंच या फिर गर्थ ट्रेंच ये जो है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है और ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एंजाइम क्या होता है तो एंजाइम लिपिड होता है स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर प्रोटीन होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंजाइम जो होता है वो क्या होता है प्रोटीन होता है। ठीक है ना ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको एंजाइम की विशेषता के बारे में बताऊंगी कि एंजाइम की जो विशेषता होती है ना वो क्या क्या होती है। ठीक है ना तो एंजाइम की विशेषता
एंजाइम की विशेषताएं, तो यहाँ पे मैं उसकी विशेषताएं बता रही हूँ। तो एंजाइम की विशेषताएं बेसिकली होती क्या क्या है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एंजाइम जो होता है वो किस चीज का बना होता है, तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। एंजाइम किसका बना होता है, एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा शरीर में जो है रासायनिक क्रियाओं को गति जो देता है वो कौन देता है, तो याद रखिएगा शरीर में रासायनिक क्रियाओं को गति देने का काम भी इसी का होता है, ठीक है ना। शरीर में रासायनिक क्रिया को, रासायनिक क्रिया को गति देता है, ठीक है। ये हो गया विशेषता। इसके अलावा और क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा इसके बाद जो है ये हर एंजाइम का जो है क्या होता है, एक क्रिया होता है। यानी कि अब हर एंजाइम में अगर मैं बात करूँ तो एंजाइम में भी आपके जो है कौन कौन से एंजाइम आते हैं, तो जैसे अगर मैं एंजाइम की अगर मैं बात करूँ कि आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो जैसे आपका एंजाइम में आपका एमाइलेज जो है ये आपका एंजाइम है, ठीक है, एमाइलेज। जैसे इसकी अलग क्रिया हो गई, इसके बाद एमाइलेज हो गया, इसके बाद जो है ये आपका पेप्सिन, पेप्सिन जो है ये क्या हो गया, ये भी आपका ये हो गया, एंजाइम हो गया, ठीक है ना, पेप्सिन हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ लिपेज हो गया, तो ये सबका अलग अलग क्रिया कैसे हो गया। जैसे अगर मैं एमाइलेज की बात करूँ, ठीक है, तो एमाइलेज क्या करता है, एमाइलेज जो है स्टार्च को किस में बदल देता है, शकरा में बदलता है। तो ये क्या करता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, बदलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पेप्सिन है, तो इसका क्या काम होता है, पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है, तो प्रोटीन को तोड़ने का काम पेप्सिन करता है, ठीक है ना, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। और इसके बाद अगर मैं लिपेज की बात करूँ तो लिपेज का क्या काम होता है, लिपेज वसा को तोड़ता है। तो देख रहे हैं ये हर एंजाइम का अलग अलग क्रिया होता है, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा, वसा को तोड़ता है, हर एंजाइम का अलग अलग क्रिया होता है। तो याद रखिएगा, तो ये सारे जो है ये सारे आपके क्या हो गए, ये सारे आपके जो है ये क्या कहते हैं इसे, एंजाइम हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और आपका कौन सा एंजाइम हो गया, एक और हो गया जो कि आपका ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है ना। एक आपका ये भी हो गया, कौन सा एंजाइम हो गया, ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये भी आपका एंजाइम हो गया, और इसका क्या काम होता है ट्रिप्सिन का, तो ये प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ता है, ठीक है ना। तो प्रोटीन को तोड़ता है पेप्सिन, प्रोटीन को, प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम किसका होता है, तो प्रोटीन को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम जो होता है वो होता है ट्रिप्सिन का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और क्या कहते हैं, इसके बाद जो है और आपका कौन सा हो गया, लैक्टोज हो गया। यहाँ पे मैं आपको सभी समझा ही देती हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, लैक्टोज। तो लैक्टोज की अगर मैं बात करूँ तो इसका काम क्या होता है, ये दूध की जो जो है ये शर्करा जो होती है उसको किस में तोड़ता है, उसमें लैक्टोज में तोड़ता है, ठीक है ना। तो दूध का जो, दूध की शर्करा को किस में तोड़ता है, इसको लैक्टोज में तोड़ता है, लैक्टोज में तोड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितना भी मैं आपको लिखाई हूँ ये सारे एंजाइम है, और हर एंजाइम का अलग अलग क्रिया होता है। और ये सारे एंजाइम जो होते हैं, ये एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन का बना होता है और शरीर में रासायनिक क्रिया को गति देता है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो है आपका ये जैसे ऑप्शन में आपका लिपिड दिया हुआ है, ठीक है ना। लिपिड क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिपिड जो होता है ये क्या होता है, लिपिड जो होता है ये वसा होता है, ठीक है ना। लिपिड क्या होता है, लिपिड वसा होता है, लिपिड वसा होता है, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ऊर्जा का स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऊर्जा का स्रोत होता है, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन
हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन सा पुराना सिद्धांत कैलोरी सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो कौन सा पुराना सिद्धांत जो है वो कैलोरी सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फोलिजिस्टन सिद्धांत जो है, ये आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि ये जो है बहुत पुराना सिद्धांत है। सबसे पहले अगर मैं आपको इस सिद्धांत के बारे में बताऊं तो ये याद रखिएगा कि ये बहुत पुराना सिद्धांत है। ठीक है, पुराना सिद्धांत है, जिसमें इस सिद्धांत में क्या क्या, बहुत पुराना सिद्धांत है जिसमें इसमें कहा क्या गया था, इसमें कहा गया था कि इसमें माना जाता था कि जो दहन के जो है समय जो है एक पदार्थ निकलता है। ठीक है ना, इसमें क्या कहा जाता था कि दहन के समय एक पदार्थ निकलता था। दहन के समय एक पदार्थ निकलता था, जो कि इसको जो है, इसको गलत किसने साबित किया था, इसको जो है याद रखिएगा, इसको जो है कैलोरी थ्योरी जो है इसको खारिज कर दिया, यानी कि इसको ये कर दिया। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, कैलोरी सिद्धांत ने इसे, कैलोरी सिद्धांत खारिज कर दिया। तो यही आपसे पूछा गया था कि प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि जो है कैलोरी सिद्धांत द्वारा जो प्रतिस्थापित किया गया था वो कौन सा सिद्धांत था, ये यही सिद्धांत था। ठीक है ना, इसके बाद हम थोड़ा-सा बात करेंगे आपके जो है गति सिद्धांत के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे काइनेटिक प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है ना, काइनेटिक प्रिंसिपल क्या है, इसका क्या कहना है, इसका कहना क्या था कि गैस के जो कण होते हैं ना वो लगातार गति में रहते हैं। ठीक है ना, और उनकी गति ही गैस के गुणों का क्या करती थी, निर्धारण करती है। ठीक है ना, इन ये जो है गतिज ऊर्जा का क्या था, ये आपको याद रखना है कि गैसों के कण लगातार गति में रहते हैं। इसका क्या कहना था, गैसों के कण लगातार लगातार गति में रहते हैं। ठीक है, और उनकी गति ही क्या करती है, गैसों के गुणों का निर्धारण करती है। उनकी गति ही गैसों के गुणों का निर्धारण करती है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कैसे, तो इसका आपको याद रखना, अगर कणों की अगर गति बढ़ती है, ठीक है ना, कणों की गति बढ़ती है, कणों की गति अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है ना, क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, जैसे टकराव होगी तो टकराव से क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा। टकराव से क्या होगा, दबाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, औसत गति ऊर्जा जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तापमान के हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये जो है आपका एंट्रोपी सिद्धांत जो है, एंट्रोपी सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ जो आपके ऑप्शन डी में, इसमें क्या है कि इसमें कहा गया है कि हर इसमें एंट्रोपी सिद्धांत जो होता है ये होता है अव्यवस्था का माप, यानी कि अगर मैं ये कहूँ तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक नियम से जुड़ा होता है। ठीक है ना, ये जो है एंट्रोपी सिद्धांत जो होता है ये थर्मोडायनेमिक नियम से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली सीधे थर्मोडायनेमिक समझाती हूँ। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये जो है थर्मोडायनेमिक्स ऊर्जा और उसके जो है क्या होता है, रूपांतरण का इसमें क्या होता है, अध्ययन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसका 3 नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ठीक है, तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आपको उतना लिखा नहीं पाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, ये रूपांतरण का जो अध्ययन होता है, जैसे कि अगर जो है गर्मी की बात करें, जैसे आपका कार्य हो गया, तापमान हो गया, तो यहाँ पे जो है पहले मैं 3 नियम समझाती हूँ।
थर्मोडायनेमिक का सिद्धांत का जो पहला नियम होता है, इसमें ऊर्जा नहीं, या तो नष्ट नहीं होती, यानी कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, या तो फिर उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है ना। ऊर्जा नष्ट या फिर जो है उत्पन्न नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल जो है एक से जो है एक से दूसरे रूप में बदलती है, इसका पहला नियम ये बोलता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि जितनी भी प्रक्रिया में जो है कुछ ऊर्जा होती है, यानी कि हर प्रक्रिया में जो होती है, जो कुछ ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, और जिससे क्या होता है, एंट्रोपी जो होता है वो बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये इसी नियम से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद अगर मैं तीसरा नियम की बात करूँ तो क्या होता है, जो 0 केल्विन होता है ना, वो तापमान पर क्या होती है, एंट्रोपी न्यूनतम होती है, ठीक है ना। जो 0 केल्विन तापमान पर क्या होती है, एंट्रोपी जो होती है वो न्यूनतम होती है। तो ये इसी से जुड़ा हुआ है। तो आपको थर्मोडायनेमिक और सिद्धांत और एंट्रोपी सिद्धांत जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपली आप ये याद रखिएगा कि इसमें जो है थर्मोडायनेमिक ऊर्जा और जो है उसके क्या होता है, उसके रूपांतरण का अध्ययन होता है, ठीक है ना, जिसमें इसमें गर्मी, कार्य, तापमान, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने किस सम्राट के स्तंभ को दिल्ली लाकर स्थापित किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर हर्षवर्धन। तो इस अशोक के जो स्तंभ थे ना, उसको दिल्ली लाकर स्थापित किया था। तो कौन से स्तंभ थे गाइस, तो पहले आपको ये याद रखना है कि इसने जो है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है, इन्होंने दो स्तंभ को लाकर जो है, दो स्तंभ को लाकर दिल्ली स्थापित किया था, ठीक है, दो स्तंभ को। तो कौन कौन से वो दो स्तंभ थे गाइस, तो एक था आपका, एक कौन सा था, टोपरा स्तंभ, टोपरा स्तंभ। और दूसरा कौन सा था, दूसरा था आपका मेरठ स्तंभ, ठीक है। इस दो, इसको, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं टोपरा स्तंभ की बात करूँ तो टोपरा स्तंभ जो था, ये कहाँ था, टोपरा स्तंभ जो था ये हरियाणा में था, हरियाणा में। और जो ये आपका मेरठ स्तंभ था ना, ये कहाँ था, ये आपके उत्तर प्रदेश में था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो ये टोपरा स्तंभ था, ये अगर आपसे पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसे लाकर कहाँ स्थापित किया था, तो ये आपको याद रखना है कि 1356 ईस्वी में इसे दिल्ली लाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था, ठीक है। तो 1356 ईस्वी में, 1356 ईस्वी में दिल्ली लाकर, दिल्ली लाकर कहाँ स्थापित किया था, दिल्ली लाकर स्थापित किया था, ये कौन सा था, फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला में, कोटला में स्थापित किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये आज भी कोटला में है, फिरोजशाह कोटला में ये आज भी है ये स्तंभ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा हम बात करेंगे फिरोज तुगलक के बारे में, ठीक है। तो फिरोज तुगलक के बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, तो आपको याद रखना है, तो सबसे पहले शासनकाल, शासनकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले शासनकाल याद रखिएगा कि फिरोज तुगलक का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो 1351 से लेकर के 1351 से 1388 तक जो है इनका शासनकाल था। इसके अलावा याद रखिएगा कि इन्होंने जो है 300 से ज्यादा शहर बसाए थे, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने जो है, याद रखिएगा, 300 से ज्यादा, ठीक है, 300 से ज्यादा शहर बसाए थे, शहर बसाए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है ये इन्होंने 4 प्रकार के कर लगाए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने कितने प्रकार के, इन्होंने 4 प्रकार के कर लगाए थे, 4 प्रकार के कर लगाए, ठीक है। तो वो कौन कौन से कर थे और कितने कर थे जो कि गैर मुस्लिम पे लगे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने 4 प्रकार के कर लगाए थे, जिसमें था खराज, खुम्स, जजिया और जमात कर, ठीक है ना। खराज, इसके बाद याद रखिएगा खुम्स, खराज, खुम्स, जजिया, जजिया और कौन सा, जजिया और जमात कर,
और जमात कर लगाए थे, ठीक है। जिसमें से 2 कर जो था ना वो गैर मुस्लिम पे था, तो वो 2 कर कौन से थे? तो ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 2 नहीं, 1 ही कर था, सॉरी मैं भूल गई थी। जजिया ही कर जो था ना वो सिर्फ गैर मुसलमानों पे लगा था, ठीक है। जजिया कर जो था सिर्फ गैर मुसलमानों पे लगा था, मुसलमानों पर लगा था। और जो है गैर मुसलमानों पर लगा था, और किस पे लगा था? और ब्राह्मणों पे लगा था, और ब्राह्मणों पे, और ब्राह्मणों पे। बाकी ये 3 कर जो था, खराज, खुम्स और जमात कर, ये मुसलमानों पर लगा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा, इनके ही समय में, फिरोज शाह तुगलक के समय में ही इनके समय में किसकी रचना हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, ये जियाउद्दीन बनी ने जो लिखा था, कौन सा? तारीख फिरोज शाही, ठीक है। तो इनके समय में ही इसकी रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? तारीख फिरोज शाही की। तारीख, तारीख तारीख फिरोज शाही। और इसकी रचना किसने की थी? तारीख फिरोज शाही की रचना हुई थी। जो इसकी रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपसे बोल रहा है कि जो है यह ब्रिटिश संसद द्वारा खारिज किया गया था, या इसमें कोई महिला सदस्य नहीं था, या इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, या केवल दक्षिण भारत के लिए था। तो साइमन कमीशन इसलिए ही इसका विरोध हुआ गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। सबसे पहले जो है, अगर मैं साइमन कमीशन की बात करूं कि इस कमीशन का जो गठन हुआ था, वो गठन कब हुआ था? तो 1927 में इस का गठन हुआ था। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें जो है ये भारत कब आया था? तो 1928, ठीक है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कब आया था? भारत आया था 1928 में, जो है ये भारत आया था। इसके बाद जो है इसकी जांच के लिए जो है 1919 में जो है एक जो है 1919 में जो ये हुआ था, जो कांड हुआ था, उसकी जांच करने के लिए ये आया था, ठीक है, साइमन कमीशन। लेकिन इसमें तो कोई भारतीय ही नहीं था, और इसमें जो है सिर्फ 7 व्यक्ति थे, जो कि वो सातों व्यक्ति क्या थे? अंग्रेज थे, ठीक है। इसमें 7 व्यक्ति थे, 7 व्यक्ति। और क्या थे? 7 व्यक्ति। और वो भी कौन थे? अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये जो साइमन कमीशन था, ये कौन सी घटना की जांच के लिए आया था? 1919 के घटना की जांच के लिए, जांच के लिए, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, इसको जो है व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। इसको व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें अंग्रेज थे, इसलिए, इसलिए व्हाइट मैन, इसलिए व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, कहा गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपका याद रखिएगा। और इसी का विरोध करते हुए जो है, याद रखिएगा, जिस इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूं, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो है इनकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसी विरोध में जो है लाठीचार्ज की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी विरोध में लाठीचार्ज, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, ठीक है। लाठीचार्ज, लाठीचार्ज से इनकी मौत हो गई। लाठीचार्ज कैसे इनकी मौत हो गई? यानी कि लाठीचार्ज हुआ और इनको बहुत ज्यादा चोट लगी, और इस चोट की वजह से इनकी मौत हो गई, ठीक है। इनकी मौत हो गई।
लाला लाजपत राय की, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो आगरा किले में जहांगीर महल के निर्माण के लिए जो है ये लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। सबसे पहला पॉइंट अगर आपको यहाँ पे ये भी याद रखे तो याद रखिएगा आग जहांगीर महल को जो है ये किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण की अगर मैं बात करूं तो जहांगीर महल के अगर निर्माण की बात करती हूँ तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा जो है ना ये जितना भी निर्माण किया गया हुआ है बहुत सारी चीजें उसकी बनी इमारतें जो है जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी भी वो सारा जो है याद रखिएगा ये बलुआ पत्थर से ही बनाया था। जब अगर सफेद संगमरमर की बात करूं तो ये शाहजहां के काल में जो है बहुत ज्यादा विकसित हुआ था। जो ऐसे ताजमहल वगैरह बना हुआ था वो सब संगमरमर से बना हुआ था। इसके बाद जो है कंक्रीट जो है ऑप्शन डी में जो कंक्रीट है ये आधुनिक सामग्री है, ठीक है ना। कंक्रीट पहले यूज नहीं होता था अब यूज होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इसका निर्माण अकबर ने कराया था। तो याद रखिएगा अकबर के कालीन में जो है लाल बलुआ पत्थर का जो है बहुत ज्यादा था। इसके समय में जो है याद रखिएगा लाल बलुआ पत्थर का बहुत उपयोग हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। और इस लाल बलुआ पत्थर का जो उपयोग हुआ है तो इससे बनी जो इमारतें हैं वो कौन-कौन सी बनी इमारतें हैं? तो जैसे अगर मैं बात करूँ आगरा का किला हो गया। आगरा का किला भी लाल बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। आगरा का किला हो गया। आगरा का किला हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ और कौन सा हो गया इसको अकबर ने ही बनवाया था। इसके बाद जो है आपका जहांगीर महल तो है ही। इसके बाद फतेहपुर सिकरी जो है फतेहपुर सिकरी फतेहपुर सिकरी हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो दीवाने आम हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया पंचमहल हो गया। इस सब में बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है, ठीक है ना। पंचमहल हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया आपका जो है दीवाने आम है तो दीवाने खास भी हो गया। ये भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। दीवाने खास, ठीक है। इसके बाद और अगर मैं बात करूँ तो और अकबर के द्वारा क्या बनाया गया था बुलंद दरवाजा। इसमें भी लाल बलुआ पत्थर का। तो आप बस इतना पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो इससे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बुलंद दरवाजा होगा, ठीक है ना, दरवाजा। तो ये सारे जो है निर्माण अकबर ने करवाया था जिसका सभी का निर्माण जो हुआ था वो बलुआ पत्थर से ही हुआ था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ एक चीज याद रखिएगा कि अकबर ने इसको बनवाया था 1565 से 1573 के बीच में, ठीक है। अकबर ने इसे कब बनवाया था जहांगीर के महल को? तो 1573 से 1500 सॉरी उल्टा ही बोल रही हूँ। 1565 से 1565 से ये बनाना स्टार्ट किया था और 1573 ईस्वी तक इसे बनाया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है? तो कैपिलरी एक्शन का उदाहरण कौन नहीं है? घास में पानी का ऊपर बढ़ना, अधोतलिक से आंख का ऊपर बहना, साबुन के बुलबुले का निर्माण या फिर ब्लॉटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण। तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साबुन के बुलबुले का निर्माण, ठीक है ना। ये कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ये जो होता है ये सतह तनाव और गैस के कारण होता है, ठीक है ना। ये जो साबुन के बुलबुले का निर्माण जो है ये सतह तनाव और गैस के कारण होता है। गैस के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे आपका जो है घास में पानी का ऊपर बढ़ना। तो घास में पानी का ऊपर बढ़ना जो है ये कैपिलरी एक्शन है क्योंकि जो है पौधे की जड़ों से जो पत्तियां
तक जो पानी का चढ़ना जो है वो क्या होता है, वो कैपिलरी एक्शन। और एक और है आपका, कौन सा है, वो है आपका एक और हाँ, ट्रांसपीरेशन। ठीक है ना, ये दोनों से होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑप्शन बी, जो आपसे बोल रहा है कि अधोतलिक से आंख का ऊपर बहना, तो ये कैसे हो जाएगा, जो पतली नलिका में जो आंसू ऊपर चढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, ये पूरी पूरी तरीके से कैपिलरी एक्शन है। ठीक है, और ब्लॉटिंग कागज द्वारा स्याही का अवशोषण, यानी कि कागज के महीन छिद्रों से में जो है स्याही जो है ऊपर चढ़ती है महीन छिद्र से। महीन छिद्र मतलब आप समझते हैं, महीन छिद्र मतलब यानी कि बहुत छोटी सी जो छेद होती है, उसमें जो स्याही ऊपर चढ़ती है ना, वो कैपिलरी एक्शन ही होगा। तो ये साबुन के बुलबुले का निर्माण जो है, ये कैपिलरी एक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये तनाव और गैस के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो भारत में राजकोषीय नीति तैयार कौन करती है, सभी को लगता है कि राजकोषीय नीति जो तैयार करती है वो करती है आपकी क्या कहते हैं, आरबीआई, जो कि ये गलत है। आरबीआई राजकोषीय नीति तैयार नहीं करती है, वित्त मंत्रालय जो है ये राजकोषीय नीति तैयार करती है। ठीक है ना, आरबीआई जो है ये आपकी कौन सी नीति, मौद्रिक नीति बनाती है। ठीक है ना, तो आरबीआई जो है ये आपकी कौन सी नीति बनाती है, ये जो है आरबीआई राजकोषीय नीति नहीं, मौद्रिक नीति बनाती है। मौद्रिक नीति तैयार करती है, तैयार करती है। और जो है राजकोषीय नीति जो तैयार करती है वो वित्त मंत्रालय करती है। राजकोषीय नीति जो होती है ये क्या होती है, राजकोषीय नीति जो होती है ये सरकार की राजस्व और व्यय, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से जुड़ा होता है। ठीक है ना, ये जो है सरकार की राजस्व और व्यय से जुड़ी नीति होती है राजकोषीय नीति। सरकार के राजस्व और व्यय से जुड़ी नीति होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो संस्था होती है इसमें जो है इसका काम क्या होता है, इसमें टैक्स लगाना, सरकारी खर्च जो तय होता है वो बजट बनाना, ये सब इसमें शामिल होता है। ठीक है ना, राजकोषीय नीति की अगर मैं बात करूँ तो इसमें शामिल क्या क्या होता है, ये जो है ये बैंक है। ठीक है ना, आरबीआई के बैंक है। एक काम करती हूँ, मैं इसे यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, ऐसा ना आप लोगों को लगे कि ये इसी में है। ठीक है ना, मौद्रिक नीति तैयार करते हैं। तो ये जो राजकोषीय नीति होती है इसमें सरकार क्या क्या करती है, इसमें सरकार जो है टैक्स लगाना, टैक्स लगाना हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं सरकारी खर्च तय करना, सरकारी खर्च तय करना। और कौन सी होगी गई, सरकारी तय खर्च करना और बजट बनाना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, बजट बनाना, बजट बनाना। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका कौन कौन सा नीति हो जाता है, जैसे आपका राजस्व नीति हो गया, व्यय नीति हो गया, और राजकोषीय घाटा हो गया, बजट अधिशेष आता है, ये सब जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें जो शामिल होता है ये सब कौन सा शामिल होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है नीति आयोग, नीति आयोग क्या करती है, नीति आयोग जो है ये योजना और क्या करती है, सलाह देती है। इस ये तो राजकोषीय नीति से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, बस खाली आपको इतना याद रखना है, राजकोषीय नीति जो है ये कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। और जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये मौद्रिक नीति तैयार करती है, तो ये मैं लिख देती हूँ। ठीक है, मौद्रिक नीति तैयार करती है, मौद्रिक नीति तैयार करती है। इसमें मौद्रिक नीति होता है क्या, मौद्रिक नीति में जैसे कि क्या करती है, ये ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति, ये सब जो है ये किस में आता है, मौद्रिक नीति में आता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनाती है, तो उस सीमा को क्या कहा जाता है। तो दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है, ठीक है, और भारत की पूर्वी सीमा बनती है, तो उस सीमा को क्या कहते हैं, उस सीमा को हम पूर्वांचल कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि पूर्वांचल पहाड़ी में बहुत सारी इसकी श्रेणियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ और कौन-कौन सा हो गया, तो और हो गया आपका जैसे कि पटकई बूम हो गया, ठीक है। और कौन सा हो गया, और हो गया आपका लुसाई हिल्स हो गया, ठीक है, लुसाई हिल्स हो गया। इसके बाद और आपका कौन सा हो गया, और हो गया आपका मणिपुर हिल्स हो गया, और इसके बाद आपका कौन-कौन सा आ जाता है, नागालैंड हिल्स। ये सब जो है पूर्वांचल के अंतर्गत आता है, ठीक है। नागालैंड हिल्स, नागा हिल्स भी कहते हैं या फिर नागालैंड हिल्स, दोनों हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पटकई बूम की बात करूँ तो पटकई बूम जो है ये आपका कहाँ है, तो पटकई बूम जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद अगर मैं लुसाई हिल्स की बात करूँ तो लुसाई हिल्स जो है ये कहाँ है, तो लुसाई हिल्स जो है ये मिजोरम में है। इसके बाद मणिपुर हिल्स की बात करूँ तो मणिपुर में है। और इसके बाद नागालैंड हिल्स की बात करूँ तो ये नागालैंड में। इसके बाद हिमाचल की अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल जो होती है ना, वो हिमालय की क्या होती है, मध्य श्रेणी होती है। ये क्या होती है, हिमालय की मध्य श्रेणी होती है। हिमालय की मध्य श्रेणी होती है, ठीक है। और पीर पंजाल जो है ये पीर पंजाल कहाँ है, पीर पंजाल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं शिवालिक की बात करूँ तो शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे बाहरी या फिर सबसे निचली श्रेणी में कौन सी आती है, वो शिवालिक आती है। तो हिमालय के सबसे बाहरी और हिमालय की सबसे बाहरी और निचली श्रेणी कौन सी होती है, वो शिवालिक होती है, ठीक है, निचली श्रेणी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से किस शहर का दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इनमें से किस शहर को, ठीक है ना, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कोयम्बटूर को, कानपुर को, अहमदाबाद को या फिर बेंगलुरु को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयम्बटूर को जो है ये क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर उसे कहा जाता है जहाँ पे कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा विकसित होता है, वहां पे उसको जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ है, तो कोयम्बटूर जो है ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। यानी कि ये जो तमिलनाडु का जो ये शहर है ना, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा ये हब है, ठीक है ना। ये जो है साउथ इंडिया का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। कानपुर की अगर मैं बात करूँ तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है ये कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद जो है ये क्या है, तो अहमदाबाद जो है ये पश्चिमी भारत का मैनचेस्टर है, ठीक है ना। पश्चिमी भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, अहमदाबाद। पश्चिमी भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, अहमदाबाद को। और याद रखिएगा ये जो है यहाँ पे जो है कपड़ा उद्योग जो है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पुराना और सबसे प्रसिद्ध जो है ना ये अहमदाबाद का है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो है ये साबरमती नदी के किनारे, और साबरमती नदी के किनारे सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे टेक्सटाइल है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती, साबरमती नदी के किनारे, नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बेंगलुरु की बात करूँ तो ये कोई टेक्सटाइल के लिए नहीं, यहाँ पे जो बेंगलुरु जो है ना, ये आईटी और फिर टेक्नोलॉजी के लिए जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बेंगलुरु जो है याद रखिएगा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आईटी और टेक्नोलॉजी के लिए।
टेक्नोलॉजी। बेंगलुरु जो है वो आईटी और टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 नियंत्रणों में से नहीं है। तो 6 नियंत्रक में से कौन नहीं है, ये आपको बताना है किसी भी जगह की जलवायु के लिए। तो समुद्री से दूरी, मानव प्रभाव, अक्षांश या फिर समुद्री जलधाराएं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 6 नियंत्रक जो है, जलवायु के 6 नियंत्रक जो है वो कौन कौन से है, ये पता होना चाहिए। तो जलवायु के 6 नियंत्रक जो है वो कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको लिखा रही हूँ 6 नियंत्रक। तो पहला आपका कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया आपका अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, अक्षांश। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा हो गया ऊंचाई। चौथा कौन सा हो गया, चौथा हो गया समुद्री जलधाराएं, समुद्री जलधाराएं। ठीक है, पांचवा आपका कौन सा हो गया, पांचवा हो गया पवन की दिशा, पवन की दिशा। और छठा कौन सा हो गया, छठा हो गया स्थल की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ लैंड सर्विस, स्थल की प्रकृति, प्रकृति। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ। अक्षांश आपका हो गया लैटिट्यूड, समुद्र से दूरी डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसके बाद है ऊंचाई हो गया, ये आपका हो गया कौन सा, ऑल्टीट्यूड। और जब समुद्री जलधारा यानी कि ओशियन करंट, पवन की दिशा वाइंड डायरेक्शन, एंड स्थल की प्रकृति नेचर ऑफ लैंड सर्विस। ठीक है ना, इसमें आपका यहाँ पे आप 6 जो मैंने नियंत्रण केंद्र बताया, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो जो मानव प्रभाव है ना, ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 6 जलवायु नियंत्रक में से नहीं है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत में नर्मदा और तापी नदियां किस प्रकार की नदी घाटी का निर्माण करती है। तो नर्मदा और तापी नदी जो है वो किस प्रकार की नदी घाटी का निर्माण करती है, और असमितिक का, संकीर्ण का, मेरिंग का या फिर श्रृंखलित का। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद देखिएगा जैसे यहाँ पे अभी जो वर्ड है ना ये समझ नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है असमितिक का मतलब क्या होता है, असमान घाटी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, असमान घाटी, असमान घाटी। ठीक है, ये संकीर्ण मतलब क्या हो गया, संकीर्ण मतलब हो गया पतली घाटी। ठीक है, ये मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपका जो है मेरिंग क्या हो गया, मेरिंग हो गया उबड़ खाबड़। ठीक है ना, मेरिंग आपका क्या हो गया, उबड़ खाबड़। इसके बाद आपका श्रृंखलित क्या हो गया, श्रृंखलित हो गया घुमावदार। गाइस याद रखिएगा नर्मदा और तापी नदियां जो है ना वो संकीर्ण है यानी कि ये पतली घाटी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस कि यहाँ पे आपको याद रखना है, तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो ये नदियों के बारे में, जो आपकी नर्मदा और तापी नदियाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हम दो नदियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे नर्मदा नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगी। तो सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है अमरकंटक से, इसका उद्गम होता है। ठीक है ना, अमरकंटक से, अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये कौन कौन से राज्य से बहती है, तो सबसे पहले जो ये अमरकंटक से स्टार्ट होती है ना, तो ये मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक पहाड़ी। तो ये मध्य प्रदेश से बहती हुई ये कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश से बहती हुई ये महाराष्ट्र जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र जाती है, एंड देन महाराष्ट्र से बहते हुए ये कहाँ जाती है, गुजरात जाती है। ठीक है, और गुजरात के बाद जो है ये कहाँ गिर जाती है, गुजरात के बाद जो है ये यहाँ इसका जो है खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी जो है लंबाई कितनी है। तो नर्मदा नदी की लंबाई है
तेरह सौ बारह किलोमीटर जो है ना, इसकी लंबाई है नर्मदा नदी की। इसके बाद हम थोड़ा सा तापी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो तापी नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो तापी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो तापी नदी की लंबाई जो है वो है 724 किलोमीटर। ठीक है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो तापी नदी है ना, ये इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो ये सतपुड़ा पर्वत का जो मुल्ताई जो है ना, वहां से होता है। ठीक है ना। तो ये जो है ये कहाँ से होता है? इसका उद्गम जो होता है वो सतपुड़ा से होता है। ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है सतपुड़ा से। सतपुड़ा पर्वत से इसका उद्गम होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो तापी नदी भी जो है ना, ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। ये नदी जो है ये कौन साइड बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद ये भी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और तापी भी जो है याद रखिएगा, ये विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में जो है कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा और तापी जो है ये विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है। ठीक है ना, पर्वत श्रृंखला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 56वीं बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण पर जीएसटी दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया। यानी कि पहले जो नवीकरणीय ऊर्जा पे जो जीएसटी थी वो कितनी थी? तो पहले जो नवीकरणीय ऊर्जा पे जीएसटी थी ये तो थी जो कि 12% थी। ठीक है ना। पहले कितना थी? 12% थी। अब कितना कर दिया गया है? अब कर दिया गया है 5%। यानी कि इसका जो है वो क्या था? इसका जो है लक्ष्य था, यानी कि जो घटाकर 5% कर दी गई, इसका कारण ये था, आम जनता को जो है क्या करना था, जितनी भी जो आम जनता है उनको सस्ती दरों पर जो है ये उपकरण मिल सके, इसलिए। इसके बाद जो है सबसे बड़ा कारण क्या है? हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। और अगर मैं बात करूँ कि जो नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण है, तो नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जो हुआ, वो उपकरण में आपको कौन-कौन सा आ गया? जैसे आपका सोलर वगैरह हो गया, टरबाइन हो गया, इन्वर्टर हो गया, जितनी भी नवीकरणीय ऊर्जा है, ये सारा आपका जो है इस पे जो है 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं एक चीज बात करूँ, तो याद रखिएगा, ये जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय कब लिया गया है? तो ये भी आपसे निर्णय का भी पूछ सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये निर्णय लिया गया था 3 सितंबर 2025 को। जीएसटी परिषद की जो है कैमी बैठक थी? 56वीं बैठक। ठीक है ना। तो निर्णय लिया गया था कब? 3 सितंबर 2025 को ये निर्णय लिया गया था। और जीएसटी परिषद की कैमी बैठक थी? तो जीएसटी परिषद जीएसटी परिषद की जीएसटी परिषद की 56वीं जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया था। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2070 तक जो है यहाँ पे करना है कि जितना ज्यादा शुद्ध शून्य लक्ष्य को जो है ये प्राप्त करने के लिए जो है इस ये कदम उठाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि होम रूल आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? तो होम रूल आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी गाइस? तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, या ऑप्शन में भारत में सभी पश्चिमी शिक्षा पर प्रतिबंध, या फिर करों का उन्मूलन, या फिर ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर जो है ये स्वशासन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो याद रखिएगा, होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो होम रूल आंदोलन की सबसे पहले अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, तो इसकी शुरुआत दो लोगों ने मिलकर की थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शुरुआत, इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में हुई थी। जिसमें किन्होंने शुरुआत किया था? पहले थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा नाम किनका था? एनी बेसेंट का।
ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो शुरू किया था वो कहाँ किया था गाइस? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने जो शुरू किया था वो पुणे में होम रूल आंदोलन की शुरू की थी, ठीक है ना? पुणे में। और एनी बेसेंट जो शुरू की थी वो मद्रास में। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक पुणे में और एनी बेसेंट जो थी वो मद्रास में, ठीक है। और इसी में जो है जो बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपना सबसे प्रसिद्ध नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने अपना सबसे प्रसिद्ध नारा कौन सा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये इसी होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इन्होंने इसमें जो है प्रसिद्ध नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में गैर आर्थिक अधिकारों की चर्चा है? तो गैर आर्थिक अधिकारों की चर्चा जो की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस में की गई है? तो अनुच्छेद 37 में की गई है। गैर अधिकार अनुच्छेद 37 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 37 जो आता है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? राज्य के नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अगर राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करूँ तो ये हमारे राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है। और ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ठीक है ना? ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये आपके कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद अगर आप देखेंगे तो ये जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। और इसी में हमारा 37 जो है ये आता है हमारा गैर आर्थिक अधिकारों में। गैर आर्थिक अधिकारों में क्यों है? क्योंकि ये जो अनुच्छेद है ये क्या करता है, जो नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि ये जो है जो आर्टिकल आपका 37 है ना, ये नॉन जस्टिबल है, ठीक है ना? इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका यहाँ पे जो है मौलिक अधिकार, ये तो है, इसमें किसी भी व्यक्ति का जो है उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये अनुच्छेद ये हो गया। इसके बाद जो है इसमें है, ये तो अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन जो आपका अनुच्छेद अगर मैं इसका 31 की बात करूँ तो ये तो संपत्ति के अधिकार को अभी मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है ना? ये आपका अनुच्छेद 31 में था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर 300 ए में कर दिया गया। तो वो एक कानूनी अधिकार है, लेकिन उस पे भी जस्टिबल है। लेकिन ये जो आर्टिकल 37 है ना, वो नहीं है। आर्टिकल 37 में कहा क्या गया, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। आर्टिकल 37 में जो है ये कहा गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, वो न्यायालय द्वारा जो है वो लागू नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो तत्व जो होते हैं ना, वो राज्य के शासन में क्या करते हैं, मौलिक हैं, ठीक है ना? लेकिन राज्यों को इनको लागू करने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। ये सिर्फ़ बताता है कि उनको प्रयास करना चाहिए, बट ये वो उस पे जो है ये नॉन जस्टिबल है, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो है अनुच्छेद 226 की अगर मैं बात करूँ तो ये उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियाँ हैं इसमें। अनुच्छेद 226 में जो है ये क्या है, उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियाँ। उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियाँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, एक चीज़ और लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में जो है ये मौलिक अधिकारों की रक्षा यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है?
तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य कौन सा नहीं है, तो जो मौद्रिक प्रबंध है ना, ये आरबीआई का कार्य, यानी कि अभी मैंने बोला भी था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, ये बनाने का काम, यानी कि मौद्रिक नीति बनाने का काम किसका होता है, आरबीआई का काम होता है। सरकारी ऋण प्रबंध, ये भी आरबीआई का कार्य है, क्योंकि आरबीआई जो है ये भारत सरकार के लिए क्या करता है, आरबीआई जो है वो भारत सरकार के लिए ऋण जो है वो प्रबंध करता है। ऋण प्रबंध यानी कि आपको मैं बता रहा हूँ, तो सरकारी बॉन्ड जारी करना जो है ये कौन करता है, तो ये जो है आरबीआई करता है, ठीक है ना। विदेशी विनिमय प्रबंध जो है ऑप्शन सी करा, ये भी आरबीआई का कार्य है, यानी कि आरबीआई जो क्या करता है, जो भी विदेशी विनिमय दर जो होता है उसको विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध कराता है, वो भी आरबीआई का काम होता है। लेकिन ग्राहकों से जमा स्वीकार करना जो है ये आरबीआई का काम नहीं होता है, ये किसका काम होता है, ये जो होता है ये बैंक का काम होता है, बैंक का कार्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आरबीआई का कार्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि आप विंडोज ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो ये क्या होता है, यानी कि यह कंप्रेस हो जाती है जिससे स्पेस बचता है, या फिर ऑप्शन बी यह तुरंत अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, या फिर ऑप्शन सी यह एक हिडन फाइल बन जाती है, या फिर ऑप्शन डी यह रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो बहुत लोगों को लगता है कि हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन विंडोज ओएस में अगर आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, वो अस्थायी रूप से क्या होती है, तुरंत डिलीट हो जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है, यानी असंगठित क्षेत्र के लिए जो है वो सत्य नहीं है, कौन सा है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि अधिकांश, यानी सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि अतिरिक्त समय के लिए काम करने का कोई प्रावधान नहीं होता है, या ऑप्शन सी से वेतन छुट्टी का प्रावधान होता है, या फिर असुरक्षित रोजगार होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ असंगठित क्षेत्र होता क्या है, तो असंगठित क्षेत्र जो है जो मतलब कि सरकार के नियंत्रण में नहीं आती है, ठीक है ना, वो असंगठित क्षेत्र होता है। यानी कि हम जिसे सिंपली भाषा में बोले कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, से वेतन छुट्टी का प्रावधान, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो है कोई पेड लेवल का कोई निश्चित प्रावधान नहीं होता है, ठीक है ना, यानी छुट्टी लेने पर जो है ये आमतौर पर वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो है जो सरकार के नियंत्रण में नहीं आता, यानी असंगठित क्षेत्र में कि ऐसा कार्य क्षेत्र जो सरकार के नियम और जो है श्रम कानूनों के दायरे में नहीं आता है, बहुत कम नहीं आता है, लेकिन या फिर थोड़ा बहुत आता है जिस पे सरकार ध्यान नहीं देती, ठीक है। तब जैसे अगर मैं बात करूँ असंगठित क्षेत्र, जैसे कृषि हो गया, या फिर कोई घरेलू काम हो गया, या फिर छोटा कोई उद्योग हो गया, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें ठेका चलाना जैसे देखते होंगे, वो सब सरकार के नियंत्रण में नहीं आता है, ठीक है ना। इसमें छुट्टी करेंगे तो इसमें पैसा कटता ही कटता है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तिरुवनंतपुरम किस प्रकार की जलवायु वाला भारतीय शहर है। तो तिरुवनंतपुरम जो है ये किस प्रकार की वाला है, तो ये है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तिरुवनंतपुरम जो है याद रखिएगा, ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है ना। और ये जो याद रखिएगा, ये अरब सागर के पास है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये अरब सागर के पास है, अरब सागर के पास है, ठीक है ना। और अरब सागर के पास है, यानी ये आपका क्या हो गया, अरब सागर के पास है, तो ये आपके भूमध्य रेखा के बहुत करीब हो गया, ठीक है ना। भूमध्य रेखा के क्या हो गया, करीब हो गया, भूमध्य रेखा के करीब है,
ठीक है? तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, साल भर गर्मी रहती है, ठीक है ना? और जो है थोड़ा बहुत नमी भी बना रहता है, ठीक है? तो ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है तिरुवनंतपुरम। तो गाइज़ आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड प्लीज़ गाइज़ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेटिव था, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।